हाय, दिस इज गीतांजलि। आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करते हैं सिविल जजमेंट राइटिंग सीखना। देखिए, ये पर्टिकुलर वीडियो जो होने वाली है वो है छत्तीसगढ़ और एमपी के लिए, जहां पर 40 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, यानी 40 मार्क्स की जजमेंट राइटिंग आती है, जो कि सिविल में भी होती है और क्रिमिनल में भी होती है ये जजमेंट राइटिंग। अब ये जो पर्टिकुलर वीडियो है वो सिविल जजमेंट राइटिंग के लिए है। अब सिविल जजमेंट राइटिंग के लिए हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा क्वेश्चन किस तरीके से आता है। जैसा कि आप एग्ज़ाम देखेंगे, चाहे आप छत्तीसगढ़ का देख लीजिए या चाहे आप एमपी का देख लीजिए, क्वेश्चन किस तरीके से आता है। क्वेश्चन में पहले पूरी स्टोरी लिखी होती है, यानी जो प्लेंटिफ का वर्जन है, पूरा प्लेंटिफ का वर्जन लिखा हुआ होता है कि क्या हुआ। दूसरी तरफ डिफेंडेंट का जो वर्जन है वो लिखा होता है। फिर लिखा होता है एविडेंस, यानी प्लेंटिफ की साइड से कौन कौन सी एविडेंस आई है। फिर लिखा होता है कि डिफेंडेंट की साइड से क्या एविडेंस आई है। कई कई क्वेश्चंस में तो आर्ग्यूमेंट्स भी लिखी होती हैं कि प्लेंटिफ के साइड से क्या आर्ग्यूमेंट की गई और डिफेंडेंट की साइड से क्या आर्ग्यूमेंट की गई। अब जब हमें ये सारी चीज़ें दे दी जाती हैं तो इसके बाद हमें लिखना होता है जजमेंट। तो अब तक आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन में आपको क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहला प्लेंटिफ की स्टोरी, दूसरा डिफेंडेंट की स्टोरी, प्लेंटिफ की एविडेंस, डिफेंडेंट की एविडेंस। हो सकता है आपके सामने एग्जाम में आर्ग्यूमेंट ना आए, पर अगर आप प्रीवियस ईयर देखोगे तो आपको आर्ग्यूमेंट भी देखने को मिलती है। अगर हमें आर्ग्यूमेंट नहीं दी गई है तो सिंपल हमें जो एविडेंसेस आई हैं उनको अप्रेज करते हुए इस सिविल जजमेंट को डिसाइड करना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो हमें आंसर राइटिंग करनी है या फिर जो हमें सिविल जजमेंट राइटिंग करनी है वो किस तरीके से करनी है। देखिए, छत्तीसगढ़ और एमपी दोनों में फॉर्मेट फॉलो होता है। अभी मुझे पता चला है कि छत्तीसगढ़ में कुछ फॉर्मेट चेंज हुआ है, पर एमपी की एज सच मेरे पास कोई बात आई नहीं है कि चेंज हुआ है। पॉसिबिलिटी है कि अगर चेंज हुआ भी हो तो वो जस्ट फॉर्मेटिंग ही चेंज है, कुछ चीज़ लेफ्ट में है तो राइट में आ गई, सिर्फ इतना चेंज होगा। जो जिस्ट है इस जजमेंट राइटिंग का या फिर हमारी क्लास का वो सेम रहेगा। तो इस टाइम के लिए हम लेकर चलते हैं जो कि अब तक फॉर्मेट फॉलो होता हुआ आया है। सबसे पहले कैपिटल लेटर्स में कोर्ट का नाम लिखा जाता है। कोर्ट का नाम लिख देने के बाद आप लेफ्ट हैंड साइड पर लिखते हो केस का नंबर, CIS नंबर और जो भी केस की डिटेल्स होती हैं वो। अगर तो हमें केस की डिटेल्स दी गई है, CIS नंबर दिया गया है, डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन दिया गया है, तो हम वो डेट लिखेंगे। अगर हमें नहीं पता है तो वो सारी चीज़ें हम ब्लैंक छोड़ देंगे। अभी आप सिर्फ समझ लीजिए कि किस तरीके से है। जैसे जैसे अभी क्लास आगे बढ़ेगी वो चीज़ें क्लियर होती जाएंगी कि ये किस तरीके से होगा। सबसे पहले हमने कैपिटल लेटर्स में आंसर की स्टार्टिंग करी। द कोर्ट ऑफ, जो भी डिस्ट्रिक्ट या स्टेट है, आपको एग्जाम में दिया गया होगा कि कहाँ पर ये डिस्प्यूट चल रहा है, वो डिस्ट्रिक्ट कॉमा स्टेट तो मध्य प्रदेश है या छत्तीसगढ़ है, जो भी है वो आ जाएगा। CIS नंबर, केस नंबर लिखने के बाद राइट हैंड साइड पर आप लिखोगे प्लेंटिफ वर्सेस, प्लेंटिफ की पूरी डिटेल का मतलब प्लेंटिफ के फादर का नाम, कहाँ वो रहता है, वो दिया गया है तो ठीक है, नहीं दिया गया तो आप ब्लैंक करके छोड़ दोगे। जैसे प्लेंटिफ का नाम सन ऑफ पता है तो लिख दो, नहीं पता है तो ब्लैंक, पर लिखना ज़रूर है। वर्सेस डिफेंडेंट की डिटेल्स आएंगी। उसके बाद दोनों की साइड से कौन से काउंसिल प्रेजेंट हो रहे हैं उनका नाम आएगा और उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा हमारा जजमेंट राइटिंग। वैसे तो जजमेंट राइटिंग स्टार्ट हो चुका है, ये सिर्फ फॉर्मेट था। इतना लिखने के बाद अब हम आ जाएंगे कि किस तरीके से अब आपको चीज़ें अपने आंसर में लिखनी है। उसके बाद अगली बात जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये कि जो जजमेंट राइटिंग आप कर रहे हो वहाँ पर जो आपकी लैंग्वेज है वो बहुत ही सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना है। अगर आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी है तो आप अच्छे अच्छे वर्ड्स लिख सकते हो, पर ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जो बहुत अच्छे वर्ड्स या मुश्किल वर्ड्स लिखेगा उसको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। बल्कि जजमेंट राइटिंग जितना सिंपल होगा, जितना सिंपल वर्ड्स में लिखा जाएगा, उतने अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। मेन जो मार्क्स शूट होते हैं जजमेंट राइटिंग में वो होते हैं अप्रेजल में। तो सबसे पहला तो आपको जो ध्यान रखना है, पूरा अपना फोकस रखना है जजमेंट राइटिंग पर, वो है सिविल में इशू पर और इशू के अप्रेजल पर। इश्यूज जो भी आप फ्रेम करोगे, अब किस तरीके से होता है हम आगे क्लास में डिस्कस करेंगे।
उसके बाद अब इतनी बात खत्म हो गई कि क्वेश्चन में आपको क्या दिया जाएगा, आंसर की स्टार्टिंग आपको कैसे करनी है, फॉर्मेट किस तरीके से होगा और लैंग्वेज किस तरीके से होगा। नेक्स्ट आ जाता है कि अब सिविल जजमेंट राइटिंग जब आप कर रहे हो तो मेनली आपको किन किन सब्जेक्ट्स पर फोकस करना है, कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां पर सिविल में जजमेंट राइटिंग में जो हमें हेल्प करते हैं। देखिए, सिविल जहां पर वर्ड आता है सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है सीपीसी, तो सबसे फॉरमोस्ट है सीपीसी की एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा, हमें आना चाहिए एसआरए की एक अच्छी खासी नॉलेज चाहिए सिविल जजमेंट राइटिंग में। तीसरा है लिमिटेशन, चौथा है टीपीए, यानी कि मेन हमारे टोटल 4 सब्जेक्ट्स हैं जिनकी हमें कमांड होनी चाहिए सिविल जजमेंट राइटिंग के लिए, सीपीसी, एसआरए, लिमिटेशन और टीपीए। यही वो सब्जेक्ट्स हैं जहां पर एमपी और छत्तीसगढ़ में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इतना क्लियर हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं कि अब हमें पता चल गया कि क्वेश्चन किस तरीके से है, कौन कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट अब हमारे सामने क्वेश्चन आ गया, हमें सीपीसी भी पढ़ लिया, एसआरए भी पढ़ लिया, लिमिटेशन भी पढ़ लिया और टीपीए भी पढ़ लिया। अब उस क्वेश्चन को पढ़ के हमें लिखना है जजमेंट। तो किस तरीके से लिखा जाएगा, देखिए सबसे पहला तो आप जजमेंट की स्टार्टिंग करोगे कैपिटल लेटर्स में, द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, मैं मान के चलती हूँ ग्वालियर में हो रहा है, ग्वालियर, कॉमा मध्य प्रदेश। नीचे ब्रैकेट में लिखेंगे प्रिसाइडेड बाय मतलब जो भी कोर्ट का नाम है, अपना नाम नहीं लिखना है क्योंकि आप अभी तक जज नहीं बने हैं, तो प्रिसाइडेड बाय ब्लैंक करके छोड़ देना है। उसके बाद आप लेफ्ट हैंड साइड पर केस का नंबर लिखोगे, फिर राइट हैंड साइड पर प्लेंटिफ की डिटेल वर्सेस डिफेंडेंट की डिटेल, फिर उनके तरफ से कौन कौन से काउंसिल प्रेजेंट हो रहे हैं उनका नाम पता है तो लिख दो, नहीं पता है तो ब्लैंक। मतलब जनरली आज तक कभी भी काउंसिल का नाम नहीं दिया गया पेपर में, तो हम लिख देते हैं कि प्लेंटिफ की साइड से ब्लैंक प्रेजेंट हो रहे हैं और डिफेंडेंट की साइड से ब्लैंक प्रेजेंट हो रहे हैं, ब्लैंक छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से ही आपको लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपने इतना फॉर्मेट लिख लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, सेंटर में कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे जजमेंट, फिर नीचे लिखेंगे किस दिन पे प्रोनाउंस किया गया। अब जिस दिन आपका एग्जाम होगा वो डेट आपको यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद स्टार्ट कर देते हैं पैराग्राफ नंबर 1 से। सबसे पहले पैराग्राफ नंबर 1 में आएगा कि जो आपने क्वेश्चन रीड किया, उस क्वेश्चन को रीड करने के बाद आपको क्या लगता है कि ये क्वेश्चन किस सेक्शन, किस सब्जेक्ट में फाइल किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर डिक्लेरेशन का सूट है तो वो 34 में फाइल किया गया होगा, 34 ऑफ एसआरए में। तो हमारा जो पहला पैराग्राफ होगा उसके अंदर ये चीज लिखी जाएगी कि ये जो पर्टिकुलर डिस्प्यूट है, इस डिस्प्यूट पे जो प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया है वो किस सेक्शन में फाइल किया है। फॉर एग्जाम्पल, डिक्लेरेशन का सूट फाइल किया है तो फर्स्ट पैराग्राफ में यही लिखा जाएगा कि प्लेंटिफ ने ये सूट फाइल किया है सेक्शन 34 ऑफ एसआरए में। ठीक है, ये पैराग्राफ नंबर 1 होगा। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 2 में लिखा जाएगा कि आपने जो क्वेश्चन पढ़ा उसमें डिफेंडेंट ने किस बात पे एडमिशन किया है, क्या किसी बात को डिफेंडेंट ने एडमिट किया है। अगर किया है तो वो बात सेकंड पैराग्राफ में लिखी जाएगी। उसके बाद थर्ड पैराग्राफ में क्या लिखा जाएगा कि जब आपने क्वेश्चन पढ़ा तो प्लेंटिफ का क्लेम क्या है, प्लेंटिफ की पूरी स्टोरी क्या है, उसको आपको ब्रीफ में कर देना है क्योंकि क्वेश्चन तो आपके पास बहुत बड़ा आएगा और आपको एग्जाम में टाइम सेव करके चलना है। तो आपको स्टोरी लिखनी भी सारी है, पर जितना एक्स्ट्रा है वो सारी चीज़ यहाँ पर कम कर दूंगी, यानी जितना रेलेवेंट पोर्शन में आप स्टोरी नटशेल में या ब्रीफ में लिख सकते हो, उतनी ब्रीफ में प्लेंटिफ का वर्जन आपको पैराग्राफ नंबर 3 में लिखना है। पैराग्राफ नंबर 3 में आपने प्लेंटिफ का पूरा वर्जन लिख लिया तो डिफेंडेंट ने कोई गलती तो की नहीं है, तो नेक्स्ट पैराग्राफ में यानी पैराग्राफ नंबर 4 में हम लिखेंगे डिफेंडेंट का क्या क्लेम है, डिफेंडेंट ने जो WS फाइल किया है उसमें डिफेंडेंट का क्या रिप्लाई आया है, क्या डिफेंडेंट बात को कह रहा है, किस चीज़ की डिनाई कर रहा है, उसको भी आपको नटशेल में पैराग्राफ नंबर 4 में लिख देना है। अब आपके पास क्या क्या चीज़ आ गई, प्लेंटिफ की स्टोरी आ गई, प्लेंटिफ की एविडेंस आ गई, डिफेंडेंट की स्टोरी, डिफेंडेंट की एविडेंस, हमने जजमेंट लिखना भी स्टार्ट कर दिया, फॉर्मेट बना लिया, 4 पैराग्राफ भी लिख लिए।
मेन चीज, मेन टास्क जो स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है पैराग्राफ नंबर 5 से। पैराग्राफ नंबर 5 में आप लिखोगे कि आपने एज अ जज दोनों पार्टी को इन पर्सन एग्जामिन किया। जब आपने उन्हें एग्जामिन किया तो एग्जामिनेशन के बाद आप क्या क्या इश्यूज बना रहे हो। अब जब वर्ड आया इशू, और हमेशा हम देखते हैं कि इशू सिविल जजमेंट राइटिंग में वो चीज है जो आपके जजमेंट को डिसाइड करेगी कि आप सही ट्रैक पे चल भी रहे हो या नहीं। क्योंकि अगर गलत इशू डिटरमिन, अगर आपने गलत इशू फ्रेम किया तो आप डिटरमिन भी गलत करोगे, और अगर गलत डिटरमिन करोगे तो आंसर तो सही होगा नहीं। तो उसी तरीके से ये जो वर्ड है इशू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जिस्ट है सिविल जजमेंट राइटिंग को समझने का और किस तरीके से आगे आपको जजमेंट राइटिंग करनी है उसका। तो सबसे पहले बात आती है फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज की। फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज से पहले आपको पता होना चाहिए कि इशू का क्या मतलब है। देखिए, इशू का मतलब है कि प्लेंटिफ ने कोई बात कही और डिफेंडेंट उसका डिनाई कर रहा है, यानी एक बात असर्ट की गई और दूसरी बात का उसी बात का डिनायल हो रहा है। जिस चीज की असर्शन और डिनायल होता है, इशू उसी पर ही बनता है। जिस बात पे डिनायल नहीं हो रहा है उस पे कोई इशू फ्रेम नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में बोला था कि हम जजमेंट राइटिंग कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल डिक्लेरेशन पे। तो डिक्लेरेशन में प्लेंटिफ क्या कहेगा कि मेरा यहाँ पर किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पर लीगल टाइटल इंटरेस्ट है और डिफेंडेंट मेरे इस लीगल टाइटल को और इंटरेस्ट को डिनाई कर रहा है, तो मेरी कोर्ट से रिक्वेस्ट है कि मेरे फेवर में डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल किया जाए। प्लेंटिफ ने कह दिया किसी एक पर्टिकुलर लैंड पे टाइटल मांगना, डिफेंडेंट क्या कहता है कि इसका यहाँ पर कोई टाइटल नहीं है, ये प्रॉपर्टी तो मेरी है। जो बात उसने असर्ट करी उस बात का उसने डिनायल कर दिया, तो इसका हम इशू बना देंगे कि क्या प्लेंटिफ का इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे कोई टाइटल है। अगर है तो क्या डिफेंडेंट उसके टाइटल को डिनाई कर रहा है। ठीक है, मतलब जो टाइटल है वो किसका है और डिनायल हो रही है या नहीं हो रही। अब यहाँ पर जब हम इश्यूज फ्रेम करते हैं ना, तो कुछ इश्यूज ऐसे हैं जिसके लिए हमें एक सीक्वेंस फॉलो करना होता है। वो किस तरीके से होगा वो चीज़ें भी हम आगे क्लियर करेंगे। अभी जस्ट ये चीज़ें हम आगे लेकर चल रहे हैं कि हमारे सामने सिविल जजमेंट में होता क्या है। तो इशू समझ में आ गया कि इशू क्या होता है। एक पार्टी बोल रही है ऐसा है, दूसरी पार्टी मना कर रही है, तो वो इशू बनेगा। जहां पर कोई मना नहीं किया गया या एडमिशन हुआ है वो इशू कभी नहीं बनता है। देखिए, अब आ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो है फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज पे। देखिए, इश्यूज जब भी फ्रेम किए जाएंगे तो उससे पहले एक टेबल बनाई जाएगी। सबसे पहले लिखा जाएगा सीरियल नंबर, सेकंड कॉलम में लिखा जाएगा जो इशू आपने फ्रेम किया है, थर्ड कॉलम में लिखा जाएगा कि बर्डन ऑफ प्रूफ यानी ओनस उस इशू को प्रूव करने का किसके ऊपर होगा, प्लेंटिफ के ऊपर होगा या फिर डिफेंडेंट के ऊपर होगा। और फोर्थ कॉलम होगा हमारा फाइंडिंग्स का। ये फाइंडिंग्स का कॉलम अभी इनिशियली ब्लैंक रहेगा। जैसे हम आगे अप्रेज कर देंगे तो अप्रेजल के बाद जो ये कॉलम है वहां पर हम लिख देंगे कि ये इशू प्लेंटिफ के फेवर में हुआ है, यानी ये इशू जो है वो अलाउ हुआ है या प्रूव हुआ है या डिसप्रूव हुआ है। तो उस तरीके से यहाँ पर लिख दिया जाएगा। अब जब इश्यूज हम बना रहे हैं तो इशू हमारे दो तरीके के होते हैं। एक प्रिलिमिनरी इश्यूज हो जाएंगे हमारे ज्यूरिसडिक्शन से लेकर लिमिटेशन से लेकर, तो ये फ्रेम किए जाएंगे। नेक्स्ट जो इश्यूज होते हैं उसके लिए अब जिस कैटेगरी में सूट फाइल किया गया है उनके अकॉर्डिंग कुछ इश्यूज ऐसे हैं जिनको हमें सीक्वेंस में ही फ्रेम करना होता है। उसके लिए मैं आपको कुछ मॉडल इश्यूज कराऊंगी। उन इश्यूज से आपको क्लियर हो जाएगा कि कुछ केसेस हैं, यानी जहां पर फिक्स सीक्वेंस है उस फिक्स्ड सीक्वेंस को मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगी। उसके अलावा जितने इश्यूज होंगे वो उनमें ऐड हो जाएंगे। और हमारा सबसे लास्ट इशू बनता है हमेशा रिलीफ का। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं कुछ मॉडल इश्यूज को, जिसमें से फर्स्ट मॉडल इशू होगा सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में। जहां पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कोई सूट फाइल किया है प्लेंटिफ ने, तो उस केस में मॉडल इश्यूज क्या होंगे, मतलब इश्यूज किस तरीके से बनेंगे। सबसे पहला इशू बनेगा
कि क्या यहां पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है डिफेंडेंट ने, यानी फर्स्ट इशू होगा whether there has been a breach of contract by defendant. सेकेंड इशू होगा whether plaintiff has been ready and willing to perform his part of contract, क्या plaintiff ready और willing है. और थर्ड इशू बनेगा whether plaintiff is entitled to specific performance of contract, क्या plaintiff entitled होगा. तो ये सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस में ही इश्यूज फ्रेम होंगे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में. नेक्स्ट मॉडल इश्यूज हैं हमारे सूट फॉर कॉम्पनसेशन इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में, जहां कॉम्पनसेशन का केस फाइल किया है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था प्लेंटिफ के साथ. तो यहां पर सबसे पहला इशू बनेगा कि क्या प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट था. सेकेंड इशू बनेगा कि क्या डिफेंडेंट ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है. थर्ड इशू बनेगा कि क्या इस ब्रीच से प्लेंटिफ को कोई सब्सटेंशियल लॉस हुआ है. और फोर्थ बनेगा कि क्या प्लेंटिफ एंटाइटल होगा कॉम्पनसेशन के लिए. तो ये चार इशू हैं जो कि सूट फॉर कॉम्पनसेशन में इसी सीक्वेंस में फ्रेम होंगे. आगे आगे जैसे हम बढ़ेंगे जजमेंट राइटिंग में तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी. नेक्स्ट मॉडल इश्यूज हैं हमारे पास सूट फॉर डिक्लेरेशन में. सूट फॉर डिक्लेरेशन के केस में, यानी जब 34 ऑफ SRA में सूट फाइल हुआ है, तो क्या मॉडल इश्यूज होंगे. सबसे पहला इशू होगा क्या प्लेंटिफ एंटाइटल होगा अपने लीगल कैरेक्टर के लिए. सेकंड, क्या डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ के लीगल कैरेक्टर को डिनाई किया है. थर्ड इशू होगा कि क्या प्लेंटिफ एंटाइटल होगा डिक्लेरेशन ऑफ लीगल कैरेक्टर के लिए. तो ये जो सीक्वेंस मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, ये सभी आप आपके नोट्स में नोट कर सकते हैं. इनको लर्न कर लीजिए एज इट इज़. जब भी इस तरीके का कोई सूट आएगा उसमें इसी सीक्वेंस में ये इश्यूज फ्रेम होंगे और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे उसके अकॉर्डिंग इश्यूज हम ऐड करते जाएंगे. नेक्स्ट है परपेचुअल इंजंक्शन के केस में क्या इश्यूज फ्रेम होंगे. सबसे पहला कि क्या डिफेंडेंट की ऑब्लिगेशन है टुवर्ड्स द प्लेंटिफ. सेकंड, क्या डिफेंडेंट ने ब्रीच किया है उस ऑब्लिगेशन का. थर्ड, क्या प्लेंटिफ एंटाइटल होगा परपेचुअल इंजंक्शन के लिए इस ब्रीच को प्रिवेंट करने के लिए. उसके बाद आप देखेंगे MP और छत्तीसगढ़ में सूट फॉर डाइवोर्स ऑन ग्राउंड ऑफ क्रुएलिटी भी पूछा गया है कई बार. तो इस केस में क्या मॉडल इश्यूज होंगे. सबसे पहला इशू बनेगा क्या रेस्पोंडेंट ने पिटिशनर के साथ क्रुएलिटी की है. सेकंड इशू बनेगा क्या इन दोनों के बीच में, दोनों पार्टीज के बीच में रिकंसिलिएशन हो सकता है, क्योंकि जहां पर भी मैरिटल डिस्प्यूट्स होते हैं वहां पर कोर्ट जाती है रिकंसिलिएशन की तरफ. और थर्ड बनेगा कि क्या प्लेंटिफ एंटाइटल होगा डाइवोर्स के लिए ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रुएलिटी. ये थे कुछ मॉडल इश्यूज कि इन पर्टिकुलर केसेस में किस तरीके के इश्यूज फ्रेम होते हैं. जहां पर भी ऐसा कोई केस आएगा वहां पर यही सीक्वेंस रहेगा, पर एग्जाम में अनएंडिंग है, किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ सकता है. तो क्वेश्चन को पढ़ के प्लेंटिफ की क्या प्लीडिंग है, डिफेंडेंट का क्या रिटन स्टेटमेंट है, क्या रिप्लाई है, उसके बेसिस पर हमें देखना होगा कि क्या प्लेंटिफ ने असर्ट किया और क्या डिफेंडेंट ने डिनाई किया. जिन बातों पर डिनायल होगा उन्हीं को लेकर इश्यूज फ्रेम किए जाएंगे. जैसे जैसे हम क्लास में आगे बढ़ेंगे आप इस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे कि इश्यूज किस तरीके से फ्रेम किए जाते हैं.